नमस्कार शिक्षार्थियों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर अरुंधिता भंजदेव है और मैं प्रदान में बतौर रिसर्चर के रूप में कार्यरत हूँ। नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम डॉक्टर इमरान अमीन है। मैं अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली में कार्यरत हूँ। शिक्षार्थियों, आज का हमारा विषय है लोकल पॉलिसी स्पेस में काम करने वाले राजनेताओं और नौकरशाहों की भूमिका। आपने हमें पिछले वीडियो में सुना होगा, जहां हम दोनों ने आपको पक्ष पोषण की अवधारणा से परिचित कराया और साथ ही ये भी बताया कि कैसे पक्ष पोषण सार्वजनिक नीति और सतत विकास से संबंधित है। इस वीडियो में हम पक्ष पोषण के चरणों और नीति कार्यान्वयन के बारे में विस्तार से बताते हुए लोकल पॉलिसी स्पेस पर ध्यान देंगे। और इमरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के उदाहरण से हमें इस लोकल पॉलिसी स्पेस को और अधिक विस्तार में समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले संक्षेप में देखते हैं कि हम इस वीडियो में किस बारे में बात करेंगे। हम इस चर्चा से अध्ययन शुरू करेंगे कि लोकल पॉलिसी स्पेस वास्तव में क्या है। फिर हम लोकल पॉलिसी स्पेस में शामिलकर्ता के बारे में बात करेंगे। फिर हम पक्ष पोषण और कार्यान्वयन की तुलना में लोकल पॉलिसी स्पेस में अंतर पर चर्चा करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया, हम एक उदाहरण के साथ लोकल पॉलिसी स्पेस की व्याख्या करेंगे। चलिए इमरान, अब शुरू करते हैं। तो जब हम लोकल पॉलिसी स्पेस की बात करते हैं तो इससे हमारा क्या मतलब है? अरुंधिता, जब हम लोकल पॉलिसी स्पेस की बात कर रहे हैं तो ये अलग अलग नीति में अलग अलग होता है। साथ ही जब हम पक्ष पोषण के बारे में बात कर रहे हैं तो चाहे हम नई नीति सम्मिलित करना चाहते हैं जिसके लिए हम पक्ष पोषण करें, या नीति जो पहले ही तैयार की जा चुकी है और ज़मीनी स्तर पर लागू की जा रही है, हर एक का अलग स्पेस होता है। इसलिए जब हम उन नीतियों के बारे में बात कर रहे हैं जो लागू की जा रही हैं, जो पहले से ही तैयार की जा रही थीं और पहले से ही पॉलिसी स्पेस में मौजूद हैं, लोकल पॉलिसी स्पेस में वे लोग शामिल होते हैं जिनके लिए नीति लागू की जा रही है और जो इसके लागू होने से लाभान्वित होते हैं या प्रभावित होते हैं। अब किसी भी नीति के लिए, चाहे आप इसे कैसे भी देख रहे हों, लोग ही नीति के भीतर सबसे मौलिक स्पेस होते हैं। वे न केवल उन लोगों को आकार देते हैं जो नीति से प्रभावित या लाभान्वित होते हैं, बल्कि वे नीति कार्यान्वयन में भी शामिल होते हैं। इस पर चर्चा करने के बाद हमें यह देखने की भी आवश्यकता है कि जब हम स्थानीय के बारे में बात कर रहे हैं तो हम वास्तव में किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि कौन बजट नियंत्रित करता है या कौन बजट आवंटित करता है? जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि बजट को कौन नियंत्रित करता है तो हम एक निश्चित स्तर के कानून और नीति के निर्माण की बात कर रहे हैं। जब हम इस बारे में चर्चा करते हैं कि बजट कौन वितरित करता है तो हम पॉलिसी स्पेस के कार्यान्वयन स्तर की बात कर रहे हैं। अब बात आती है, जब नीतियों की पक्ष पोषण की जा रही है तो लोकल पॉलिसी स्पेस बहुत अलग हो जाता है। हालांकि लोग इसमें भी बहुत जरूरी भूमिका में होते हैं, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर हम प्रचार कर रहे हैं उसके लिए जनमत और लोकप्रिय समर्थन पैदा करना सबसे ज्यादा जरूरी है। यह हमारे जैसे चुनावी लोकतंत्र में और भी अधिक जरूरी हो जाता है, जहां राजनेता उन मुद्दों पर ध्यान देते हैं जिन्हें जनमत का मजबूत समर्थन प्राप्त है। यहां सबसे महत्वपूर्ण कारक एक राजनेता के राजनीतिक, सांस्कृतिक और रोजमर्रा के जीवन को समझना है। इसकी शुरुआत लोगों से मिलने, विधायिका में जाने, नौकरशाहों से बातचीत करने और लोगों द्वारा उनके लिए उठाई गई चिंताओं को दूर करने के प्रयास से होती है। और इस प्रक्रिया में वे लोकतंत्र के कई स्तरों पर शामिल हो जाते हैं। अब नौकरशाहों की बात करें तो जब हम पक्ष पोषण की बात कर रहे हैं, अगर हम मौजूदा नीति में थोड़ा बदलाव लाने की बात कर रहे हैं, खासकर लोकल पॉलिसी स्पेस में, तो नौकरशाह महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हालांकि जब हम एक नई नीति तैयार करने के बारे में बात कर रहे हैं, नौकरशाह नीति निर्माण के चरण में काम के लोग साबित होते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की है। धन्यवाद इमरान। तो इस स्पेस में कौन से कर्ता शामिल हैं? मेरा मतलब इस स्तर के पॉलिसी स्पेस पर। देखिए, जब हम शामिलकर्ता के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें उस अंतर को बनाए रखना होगा कि हम नीति के कार्यान्वयन के बारे में बात कर रहे हैं या हम नीति की पक्ष पोषण के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे लोग, समुदाय और ग्रामीण जिनके साथ हम नीति पर काम कर रहे हैं, वो केंद्रीय कर्ता होते हैं,
चाहे वो इसके कार्यान्वयन के लिए हो या फिर इसकी पक्षपोषण के लिए हो। यही लोग तय करेंगे कि क्या कार्यान्वयन सफल होगा। जैसा कि हमने अपने नीतिगत दृष्टिकोणों में उल्लेख किया है, यही लोग तय करेंगे कि क्या हम जिस उद्देश्य के लिए प्रचार कर रहे हैं वो सार्वजनिक राय और पर्याप्त जनमत से सरकारी एजेंडा बनने के योग्य है या नहीं। अब जब हम कार्यान्वयन के बारे में बात कर रहे हैं, लोकल पॉलिसी स्पेस में शामिल कर्ता का पहला समूह अग्रणी कार्यकर्ता और जमीनी स्तर के नौकरशाह हैं, जो किसी भी नीति के कार्यान्वयन में शामिल होते हैं। ये वही लोग हैं जो लागू की गई नीतियों के केंद्रीय कर्ता के साथ बातचीत करते हैं, उन्हें नीति के विभिन्न प्रावधानों और प्रक्रियाओं के बारे में सूचित करते हैं जिनका उन्हें पालन करने की आवश्यकता होती है। वे उन्हें विभिन्न तरीकों के बारे में सूचित करते हैं जिसके द्वारा लोग नीति तक पहुंच सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो उदाहरण के लिए मनरेगा के मामले में निचले स्तर के नौकरशाहों के रूप में ब्लॉक अधिकारी और उनके साथ रोजगार सेवक या सहायक अग्रणी कार्यकर्ता कहलाएंगे। राजनीतिक या राजनेताओं के स्तर पर मनरेगा का ही उदाहरण देते हुए पंचायती राज व्यवस्था के सरपंच या प्रधान, वे कहां से हैं उसके आधार पर सबसे प्रत्यक्षकर्ता बन जाते हैं। हालांकि यदि हम नीति के कार्यान्वयन से अपना ध्यान बजट को नियंत्रित करने या बजट आवंटित करने वालों पर केंद्रित करते हैं तो अग्रणी कार्यकर्ता या नौकरशाह बदल जाएंगे। अब बजट को नियंत्रित करने वालों के मामले में नीति कार्यान्वयन के लिए जिला परिषद और जिला स्तरीय विभाग महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वो इसमें एक प्राथमिक भूमिका निभाते हैं। दूसरी ओर जहां हम उत्तरार्ध की बात कर रहे हैं, जो बजट आवंटनकर्ता के बारे में है या इस बारे में है कि किस नीति के तहत बजट से कितना पैसा जाना चाहिए, कौन तय करता है, वहां अनुशंसित राज्य नीति या केंद्रीय नीति के आधार पर राज्य स्तर या केंद्रीय स्तर के विधायक और सांसद और प्रधान सचिव महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पक्ष पोषण संबंधी मामलों के लिए कर्ता में ऐसे व्यक्ति, समूह और संगठन शामिल होंगे जो किसी नीति का प्रचार करते हैं जिसे वे बढ़ावा देना चाहते हैं, और साथ ही ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो कौन है जिन्हें उनके अनुसार उनके सहयोगी और सहकर्मी होने की जरूरत है। लोकल पॉलिसी स्पेस में मौजूद कर्ता को आकार देने में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। साथ ही जिस मुद्दे को लेकर वो प्रचार कर रहे थे, किसी राजनीतिक दल के चुनावी घोषणा पत्र में उसको शामिल करना पक्ष पोषण के लिए महत्वपूर्ण कदम है। चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने या चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने के लिए जानकारी एकत्र करने में शामिल लोग स्थानीय स्पेस पर महत्वपूर्ण कर्ता बन जाते हैं। इसलिए जब हम स्थानीय और स्तर के बारे में बात कर रहे हैं तो ये इस बात से भिन्न होता है कि हम नीति के कार्यान्वयन के बारे में बात कर रहे हैं या हम नीति की पक्ष पोषण करने के बारे में बात कर रहे हैं, या हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो उक्त नीतियों के लिए बजट को लागू या नियंत्रण या आवंटन करते हैं। तो ये नीति के सभी विभिन्न चरणों में कई कर्ता की एक विस्तृत झलक थी, जैसा कि आपने हमें बताया इमरान। जैसा कि पहले ही आपने मनरेगा का उल्लेख किया है, क्या आप पक्ष पोषण और फिर कार्यान्वयन के संदर्भ में मनरेगा का उपयोग करके इसे थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं? देखिए, वास्तव में मनरेगा न केवल नीति कैसे काम करती है इसको समझने में काम आता है, बल्कि ये समझने के मामले में भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे एक मुद्दा जिसकी पक्ष पोषण की जा रही है और जिसके लिए अभियान चलाया जा रहा है, एक नीति बन जाती है। और जब आप नीति लागू कर रहे हो तो इसमें कौन से कर्ता शामिल हैं? तो मनरेगा का मामला शुरू हुआ भोजन का अधिकार अभियान से। भोजन का अधिकार अभियान ने उस समय की अवधारणा को एक रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में संदर्भित किया था, जो अत्यधिक गरीबी और भूख से लड़ने के लिए 5 उपायों के एक संयोजन के एक भाग के रूप में था, जिसमें मध्याह्न भोजन और भोजन तक पहुंच शामिल थी। ये सभी भोजन के अधिकार अभियान के एजेंडे का हिस्सा थे। हालांकि रोजगार गारंटी अधिनियम का बीज एक रिट याचिका में निहित था, जिसे अप्रैल 2001 में राजस्थान के पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय में दायर किया गया था। इस याचिका ने एक जनहित याचिका का रूप लिया, जिसके माध्यम से राजस्थान राज्य में लगातार सूखे मौसम के कारण भुखमरी से भुगतने वाले लोगों की कहानी को सरकार के सामने लाया गया और कुछ करने की मांग की गई।
सरकार के गोदामों में खाद्यान्न उपलब्ध है और फिर भी लोग भूख से मर रहे थे। इस तथ्य के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने सरकार को खाद्य सुरक्षा से संबंधित सभी योजनाओं को लागू करने का निर्देश दिया। अब इस तथ्य को देखते हुए कि भारत में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को कानून के रूप में माना जाता है, इनमें से प्रत्येक योजना प्रभावी रूप से कानूनी अधिकार बन गई है। ये भोजन के अधिकार संबंधित अभियान के लिए एक बड़ी सफलता थी। विद्यालय में मिलने वाले भोजन पर अभियान की इस सफलता से उत्साहित होकर भोजन का अधिकार अभियान ने रोजगार गारंटी अधिनियम पर काम करना शुरू कर दिया। 2000 के दशक की शुरुआत में राजस्थान में लगातार सूखे के मद्देनजर भोजन का अधिकार अभियान के एजेंडे में रोजगार पहले से ही एक महत्वपूर्ण मांग थी। भोजन के अधिकार अभियान ने इस मुद्दे के लिए राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के साथ सहयोग किया और शक्ति जुटाई। हालांकि कांग्रेस पार्टी राजस्थान का चुनाव हार गई। फिर भी क्योंकि कांग्रेस पार्टी में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलने की व्यवस्था थी और भोजन के अधिकार अभियान को उन बैठकों तक पहुंचाने का मौका मिला, कांग्रेस पार्टी ने रोजगार गारंटी अधिनियम पर चर्चा करने के लिए एक विशिष्ट बैठक का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की, जो आगे चलकर 2004 में इस देश के प्रधानमंत्री बने। भोजन का अधिकार अभियान पहले कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में रोजगार गारंटी अधिनियम को शामिल करने और सम्मिलित करने में सक्षम रहा और फिर वामपंथी संगठनों के समर्थन में इसे राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम कहा जाने लगा। इस राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन या यूपीए, जिन्होंने 2004 में सरकार बनाई थी, उनका सरकारी एजेंडा माना जाता था। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में शामिल होना पहला कदम था, लेकिन रोजगार गारंटी अधिनियम के कारण को वास्तव में जिसने मदद की वो था राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। इसकी अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की थी। अब राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी थीं, जिनकी प्रधानमंत्री तक पहुंच थी। इसी वजह से सभी नौकरशाही प्रक्रिया को कम करते हुए या हटाते हुए भोजन के अधिकार अभियान का एक बहुत संक्षिप्त और असरदार तरीके से इस राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के माध्यम से सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंच सकते थे। इसके बावजूद इसके पक्ष और विपक्ष में विभिन्न सदस्यों, कैबिनेट सदस्यों और कैबिनेट सचिवों के बीच पर्याप्त राजनीतिक और नौकरशाही वार्ताएं हुई थीं। इसलिए अधिनियम पर और उस बिल पर जो अधिनियम बनने वाला था उस पर काम करना जारी रखने के लिए भोजन के अधिकार अभियान ने 2 रणनीतियों को अपनाया। पहली रणनीति शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्तियों के साथ साथ नौकरशाहों के साथ गठबंधन बनाकर राज्य सरकार के साथ बदलाव लाने और बिल के भीतर अपनी मांगों को सम्मिलित करने के लिए काम करना। साथ ही इसने अधिनियम के पक्ष में राष्ट्रव्यापी जन समर्थन जुटाने के लिए एक विशाल हस्ताक्षर अभियान शुरू किया, जो दबाव रणनीति का एक बेहतरीन उदाहरण है। जैसा कि मैंने कहा, मजबूत जनता किसी भी समर्थन या कार्यान्वयन पहल के लिए मौलिक है। हस्ताक्षर अभियान ने उस समय भारत के 500 जिलों में से 400 जिलों से 10 लाख हस्ताक्षर एकत्र किए थे। उन्होंने रोजगार अधिकार यात्रा भी शुरू की, जिसका समापन एक सार्वजनिक मंच पर हुआ। इसके दौरान सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों को राज्य में बुलाया गया और रोजगार गारंटी अधिनियम पर उनके विचार को सर्वसमक्ष में पेश करने का प्रस्ताव दिया गया। इसने मीडिया में पर्याप्त दिलचस्पी पैदा की। जबकि हिंदी अखबार इसके लिए प्रचार कर रहे थे, वहीं अंग्रेजी अखबारों के अपने शक और सवाल थे। फिर भी सरकार के साथ काम करने और लोक लामबंदी के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाने के इस दोहरे दृष्टिकोण के कारण बिल अंततः 23 अगस्त 2005 को 100% बहुमत के साथ पारित किया गया और 2 फरवरी 2006 को प्रभावी हुआ। तो इमरान, हम पूरी तरह से अधिनियम के अस्तित्व में आने की कहानी को जान गए हैं। क्या अब आप संक्षेप में कार्यान्वयन के संदर्भ में अगले चरण का भी वर्णन कर सकते हैं, जैसे हमने पहले चर्चा की थी? इस मनरेगा नीति के पारित होने के बाद कौन से कर्ता थे? देखिए, मनरेगा पारित होने के बाद अभियान चलाने वाले राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्यों का ये समूह था, जिन्हें मनरेगा के मुख्य कार्यकारी निकाय में शामिल किया गया था। उनका पहला काम यह था कि 2006-2007 में इस अधिनियम के अंतर्गत जिलों की संख्या
200 से बढ़ाकर देश के सभी जिलों को अप्रैल 2008 से पहले इसमें शामिल करना। साथ ही पक्ष पोषण समूह ने यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया कि लोग अधिनियम के प्रमुख कारकों और विशेषताओं के बारे में जागरूक बनाएं। जैसे इसमें समयबद्ध रोजगार गारंटी के मुद्दे शामिल थे, इसलिए अधिनियम में बताया गया कि एक बार जब आप सरकारी संस्था में एक बेरोजगार व्यक्ति के रूप में पंजीकृत हो जाते हैं तो आपको अंततः 15 दिनों में कायिक श्रम की मजदूरी मिलनी चाहिए। यदि आप 15 दिनों के भीतर वो प्रावधान प्राप्त करने में असमर्थ हैं तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। अब अधिकांश लोगों के लिए जो इसके बारे में नहीं जानते थे, पक्ष पोषण समूहों ने सबसे पहले इस प्रावधान के बारे में विशाल जन जागरूकता अभियान शुरू किया। फिर इन मजदूरी को लोगों तक पहुंचाने और बैंकों, डाकघरों में उनके खाते खोलने का मुद्दा सामने आया ताकि पैसा सीधा उनके खातों में ट्रांसफर किया जा सके। तीसरा मुद्दा था लैंगिक प्रतिनिधित्व और लैंगिक समानता का प्रश्न। अब अधिनियम के प्रावधानों में मनरेगा के अंतर्गत नियोजित कुल कार्यबल का 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए प्रदान किया गया, जिन्हें समान वेतन दिया जाना चाहिए, और बुजुर्गों और विकलांगों के लिए भी समान अवसर होने चाहिए। इन सभी का प्रबंधन करने के लिए, इन सभी प्रावधानों और कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए एक व्यापक प्रबंधन सूचना प्रणाली या MIS की स्थापना की गई थी। इसका कार्य शामिल लाभार्थियों, भुगतान की गई मजदूरी, किस तरह का काम किया जाएगा, इन सभी बातों की रियल टाइम ट्रैकिंग करना था। साथ ही एक बॉटम अप दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला गया, जिसमें पंचायती राज संस्थानों को प्रमुख कार्यनिर्वाही संस्था की भूमिका दी गई, जिसमें प्रासंगिक रूप से उपयुक्त सहभागी योजन और जन सुनवाई भी शामिल था। ये बॉटम अप दृष्टिकोण लोगों को कार्यान्वयन कैसे होना चाहिए इस पर अपनी राय देने का मौका देता है। इस बॉटम अप दृष्टिकोण का प्रावधान भी पक्ष पोषण समूह की भागीदारी से संभव हुआ है, जो जागरूकता अभियानों के अलावा इसमें भी लगे हुए थे। इसलिए जब हम मनरेगा के कार्यान्वयन, मूल्यांकन, निगरानी के बॉटम अप दृष्टिकोण में पक्ष पोषण समूहों की भागीदारी की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश इसमें सबसे आगे था। वास्तव में वे ही थे जिन्होंने नागरिक सामाजिक संगठनों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए उनके लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आयोजित करने का जिम्मा खुद उठाया था, ताकि वो जन सुनवाई आयोजित कर सकें। ये वो मॉडल था जिसे बाद में विभिन्न क्षेत्रों में विस्तारित किया गया था। अब जिन क्षेत्रों में नागरिक सामाजिक संगठनों के कर्ता की पर्याप्त उपस्थिति थी, उन्हें उस समय के जन सुनवाई और पक्ष पोषण के साथ बहुत सफलता मिली थी। जैसे राजस्थान में मजदूर शक्ति किसान संगठन और सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान जैसे जीवंत पक्ष पोषण नेटवर्क और नागरिक सामाजिक संगठन थे, जिन्होंने सरकार के खर्चे पर नजर रखने के लिए सोशल ऑडिट और जन सुनवाई का संचालन किया। ओडिशा में नागरिक सामाजिक संगठनों ने राज्य एजेंसी के बीच सौदेबाजी की शक्ति को मजबूत करने के लिए ओडिशा श्रमजीवी संघ या ओडिशा श्रमिक संघ बनाने के लिए खुद को तैयार किया। तो इमरान, आप सोशल ऑडिट या जन सुनवाई की बात कर रहे हैं। क्या आप इस बारे में थोड़ा और बता सकते हैं ताकि हमारे शिक्षार्थी को सोशल ऑडिट या जन सुनवाई की बेहतर समझ मिल सके? जब हम सोशल ऑडिट या जन सुनवाई की बात करते हैं तो हमारा विचार ये सुनिश्चित करना होता है कि नीति को लागू करने वाले सरकारी अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराने में या नीति के कार्यान्वयन में कितना खर्चा हो रहा है या किस तरह का काम किया जा रहा है, इन सभी मामलों में लोगों की भागीदारी हो। क्या पंचायत और ग्राम सभा में लोगों को बोलने का मौका मिलता है? क्या महिलाओं ने उस स्तर तक भाग लिया जिसकी उनसे अपेक्षा की जाती है और जिस स्तर तक उन्हें भाग लेना चाहिए? लोगों को वो निकाय बनाकर जिसके प्रति सरकार और नौकरशाहों और राजनेताओं और विभिन्न कर्ता, जिन पर हमने लोकल पॉलिसी स्पेस में बात की थी, को जवाबदेह बनाना एक कठोर उपाय था। ये विकेंद्रीकृत भागीदारी शासन का एक बड़ा उपाय था, जहां कार्यान्वयन करने वाले कर्ता और बजट आवंटन में या बजट के नियंत्रण में या बजट के खर्च में या ये तय करने में शामिल करता कि कार्य रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है या नहीं, या महिलाओं के लिए संकट है या नहीं, को वास्तव में बदलाव के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह ठहराया जा रहा है, न कि केवल एक वरिष्ठ नौकरशाह को, जो आमतौर पर इस पद के मामले में होता है। तो कार्यान्वयन एजेंसियों और अधिकारियों को लोगों के प्रति जवाबदेह बनाने का ये उपाय जन सुनवाई
या सोशल ऑडिट था। शुक्रिया इमरान। तो शिक्षार्थियों, इसी के साथ अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हमने लोकल पॉलिसी स्पेस और विशेष रूप से पक्ष पोषण और कार्यान्वयन के चरणों के बारे में बहुत विस्तार से सुना। उम्मीद है आपको भी इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। अब यहाँ आपके लिए एक अभ्यास दिया जा रहा है। जैसे इमरान ने मनरेगा के बारे में बात की, आप किसी भी सरकारी योजना या सामाजिक सेवा सुरक्षा या कार्यक्रम को लें और लोकल पॉलिसी स्पेस लोकतंत्र के स्तर पर शामिल करता, कार्यान्वयन चरण में शामिल करता के बारे में पता करें, और जो आपको आपके अध्याय के अंत में भी मिलेंगे। ये हमारे भागीदार और सहयोगी हैं जिनके साथ मिलकर हम ये कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद शिक्षार्थियों।